हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस स्टडी पॉइंट। मैं हूं प्रदीप कुमार और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम हिस्ट्री बुक, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, क्विक रिवीजन आपके चैप्टर्स की लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है आपका फ्रेडरिक सोरियो की इमेज से स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा कि एक यूटोपियन विज़न यहाँ पर शो किया गया था बाय द फ्रेडरिक सोरियो। उसको यूटोपियन विज़न क्यों बोला है, पहले तो यही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि यूटोपियन विज़न होता क्या है। देखिए, यूटोपियन विज़न एक तरह से इमेजिनरी विज़न है फ्रेडरिक सोरियो का। 1848 में इस प्रिंट को प्रिपेयर किया गया था बाय द फ्रेडरिक सोरियो, जहाँ पर नाम दे रखा है फ्रेडरिक सोरियो प्रिपेयर ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट एंड टर्म दिस पिक्चर यूटोपियन विज़न। यूटोपियन विज़न का मतलब है कि आपका जो फ्यूचर होने वाला है, यानी कि फ्यूचर की कल्पना की गई है, जहाँ पर आपके जो वर्ल्ड हैं वो नेशन स्टेट की फॉर्मेशन कर देंगे, अलग अलग नेशन की फॉर्मेशन यहाँ पर की जाएगी। दिस इज़ एक विजुअलाइजेशन उनको किया गया है बाई 4 पिक्चर, 4 प्रिंट के थ्रू इनको बनाया गया है, जो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक को शो करने के लिए बनाए गए हैं। आपको पता होगा कि जो आपके आर्टिस्ट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे 1789 में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस किया था, जो फ्रांस में हुई 14 जुलाई 1789। ठीक है, तो इस टाइम पे जो आर्टिस्ट थे वो आपके नेशंस को, लिबर्टी को एज ए पोर्ट्रेट और फीमेल फिगर की तरह उन्होंने इसको शो करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे लिबर्टी के लिए वो क्या लेते थे, एक आपका मारियान जो पिक्चर थी, मारियान जो फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट करती है, उसको शो किया गया था। इसके अलावा जर्मेनिया जो है वो आपकी जर्मन नेशन के लिए यूज़ की गई थी। एक तरह से फीमेल फिगर को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है, ताकि वो नेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। इस तरह के डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिले। अब हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। यहाँ पर नेशनलिज्म की स्टार्टिंग कैसे होती है। नेशनलिज्म की स्टार्टिंग जो है नेशन स्टेट की फॉर्मेशन के स्टार्ट होती है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो आपका प्रिंट है उसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोसोनिफाई लिबर्टी एज फीमेल फिगर की तरह उसको शो किया जाता था। अकॉर्डिंग टू सोरियो यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। अलग अलग नेशन वो बन चुके हैं आज के टाइम पे। आइडेंटिफाई थ्रू, यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो साइज है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द सोरियो यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। अलग अलग नेशंस की फॉर्मेशन वहाँ पर हो चुकी है। आइडेंटिफाई थ्रू ई देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो अलग अलग नेशनल कॉस्ट्यूम, अलग अलग फ्लैग जो है उन्होंने लोगों ने उठा रखी है। आपने प्रिंट में देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुक में आपकी जो प्रिंट है वो देखने को मिल जाएंगे आपको। दिस चैप्टर विल डील विद द मैनी ऑन द इशू विजुअलाइज बाई सोरियो। तो बहुत से जो विजन हैं जो फ्रेडरिक सोरियो ने यहाँ पर विजुलाइज किए हैं, इसके बारे में बहुत सी हम डील करेंगे, बहुत सी चीज़ों को समझेंगे, किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है फ्रांस को, या नेशनलिज्म की स्टार्टिंग यहाँ पर कैसे होती है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म अमर्ज एज ए फोर्स विच ब्रोट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। तो देखिए, वर्ल्ड जो है आपका पॉलिटिकल वर्ल्ड और मेंटल वर्ल्ड है, यूरोप के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है। ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम 1789 टू 1848 तक जो हुआ है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो अब फ्रांस के अंदर होने वाली है, यानी कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या क्या होता है, किस तरह के इवेंट हैं वो यहाँ पर लीड किए जाते हैं बाय द डिफरेंट पीपल, बाय द डिफरेंट लीडर, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो फिफ्थ है, 6th पॉइंट, द एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज एमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है इन चेंजेस के बाद। इन सभी जो प्रोग्राम थे, प्रोपागंडा थे जो लोगों ने चलाए थे, विद प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टी। जो पहले डायनेस्टी होती थी, अलग छोटी छोटी डायनेस्टी में जो यूरोप था वो बटा हुआ था। देखिए यहाँ पर इस तरह से, जैसे ये सार्डिनिया हो गया, यहाँ पर पीडमॉन्ट हो गया, यहाँ पे रोम हो गया, यहाँ पे रोम हो गया। इस तरह से आपका जो वर्ल्ड था वो अलग अलग डिवीज़न में बटा हुआ था। बट अब क्या है कि यहाँ पर नेशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि इन सभी रीजन को एक साथ मिलाया जाएगा। किस तरह से उनकी फॉर्मेशन होगी उसी को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। नाउ द 6th 7th पॉइंट देखिए, ए मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। जहाँ पर क्या हो, एक स्टेट हो, स्टेट का मतलब यहाँ पर नेशन से हैं, जिसके अंदर जितनी भी टेरिटरी उसके अंदर आती है, जितना भी रीजन है उस रीजन, उस स्टेट का या नेशन का, वहाँ पर इक्वल राइट्स सभी को दिए जाएँ। फर्स्ट सबसे पहले इक्वल राइट्स हो, सेंट्रलाइज किया जाए पावर को, यानी कि पावर को सेंट्रल में रखा जाए, यानी कि जो आपका मोनार्कियल सिस्टम है उसको हटाने के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की यहाँ पर फॉर्मेशन की जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कुछ रीजन में यहाँ पर अडॉप्ट की गई थी। इसके बाद हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप।
तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बट ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, यह है डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, सिर्फ रूलर ही नहीं, जो पीपल हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो सभी इसकी पार्टिसिपेशन करते हैं, स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तभी जाकर आपकी नेशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। जैसे आपको पता होगा, इंडिया को नेशन स्टेट बनाने में हमें लगभग 200 सालों तक ब्रिटिशर रूल्स का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद हमने धीरे धीरे से नेशन स्टेट की फॉर्मेशन में हेल्प की, लोगों ने एकजुट होना स्टार्ट किया, कॉमन आइडेंटिटी, जिसके अंदर बहुत से लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव वगैरह, इन्होंने अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, बहुत से जो लीडर थे वो इंडिया में भी हुए, जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, अलग अलग तरह के मूवमेंट चलाए अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनियल रूल को यहाँ पर एंड इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा ही यूरोप के अंदर हुआ, जो पहले यहाँ किंग हुआ करते थे, अब उन किंग को हटाकर यहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम के बजाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई है। तो तभी आपकी नेशन स्टेट की फॉर्मेशन जो है वो होती है। सो इन द 9th पॉइंट, द चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म कम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी। तो किस तरह से नेशन स्टेट की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, 19th सेंचुरी में लगभग आपके जो नेशन हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक प्रीव्यू देख लेते हैं हल्का सा। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म कम विद दी फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो आपको पता ही है 14 जुलाई 1789 को आपका सबसे पहला जो एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, वो फ्रांस से स्टार्ट हुआ है। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्कल टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो यहाँ पर मोनार्कल को हटा के, यानी कि जो बर्बन डायनेस्टी के जो रूल यहाँ पर रूल करते थे, लुई 16 वगैरह, उनको हटाकर अब यहाँ पर क्या हुआ गया है, फ्रेंच सिटीजन को जो है पावर मिल गई है, यानी कि पावर उनके हाथों में आ गई है। तो इस चीज़ को इन्होंने आइडिया को कैसे शो किया है, लेट ट्राई द फादरलैंड, लैंड को अपनी फादरलैंड माना है और अपने आप को माना है सिटीजन, जो कि नेशन बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कम्युनिटी को इक्वल राइट दिए हैं अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, जिसके अंदर सभी जितनी भी पॉपुलेशन है नेशन की, कंट्री की, उन सभी को इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए। स्टेट जनरल जो पहले होती थी, यानी कि जो आपकी एक्टिव जो बॉडी होती थी सिटीजन की, जिसके अंदर आपका क्लर्जी ग्रुप आता था, इसके अलावा जो रिच पीपल आते थे, जिसमें लैंड लॉर्ड वगैरह हो गए या पोप वगैरह हो गए, वो आते थे। और थर्ड ग्रुप होता था लोअर पीपल या बैकग्राउंड पीपल, पुअर पीपल का, तो इनका एक एक वोट होता था। बट अब क्या है, ये जो नेशनल स्टेट जनरल है उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है, नेशनल असेंबली में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यानी कि अब हर एक जो आपकी ग्रुप है उसका एक वोट ना होकर उसकी टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग को वोट दे दी गई है। यानी कि हर एक, अगर सपोज कीजिए एक ग्रुप के अंदर 200 बंदे हैं, तो इन 200 बंदों का ही क्या होगा, 200 ही इनके वोट होंगे। पहले एक ही होता था ये। ठीक है, जैसे आपका जो लोअर ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट होती, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, बट वहाँ का जो वोट था वो एक ही था। सपोज कि जिसमें 10,000 पीपल हैं, ठीक है, तो 10,000 वोट होने चाहिए थे, लेकिन पहले एक होता था। अब क्या है, इनको इक्वल राइट दे दी गई हैं, तो 10,000 ही यहाँ पर वोट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ इसमें जो मैन थे उन्हीं को राइट दिया गया है। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं इक्वल, इन सभी को नेशनल असेंबली में इसको कन्वर्ट कर दिया है और इक्वल राइट्स दिए गए हैं ओनली मैन, जो प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट टैक्स की फॉर्म में यहाँ पर देना जो उन्होंने स्टार्ट किया, उन्हीं को सफरेज राइट या जो राइट टू वोट है वो दिया गया है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यू वर एबलिश एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज एडप्टेड। तो यहाँ पर क्या होता है, नेपोलियन कोड या नेपोलियन जो है अब दोबारा से यहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम लेकर आ रहा है। आने वाले टाइम पे 1797 के आसपास ये दोबारा से फ्रांस में मोनार्कियल सिस्टम को ले आएगा, और जो फ्रांस डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो रहा था दोबारा से मोनार्कियल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो नेपोलियन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी यहाँ लेकर आता है, काफ़ी चेंजेस किए जाते हैं बाय द नेपोलियन यूरोप के अंदर। सो द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। तो देखिए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रांस आज़ाद होता है मोनार्कियल सिस्टम से, अब जो फ्रेंच आर्मी है वो दूसरे रीजन को भी आज़ाद कराना चाहती है। दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूरोप की जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया या फिर आपका होलैंड वगैरह है, जर्मनी है, इन सभी को भी जो डेस्पोटिज्म सिस्टम है उससे आज़ाद कराना चाहते हैं। तो ये स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी उन नेशन की तरफ जो अभी भी ग़ुलाम थे।
सो स्टूडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब्स की फॉर्मेशन की गई। जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल थे, स्टूडेंट्स होते थे कॉलेज वगैरह के, उन्होंने जैकोबिन क्लब में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। देयर एक्टिविटी एंड कंपेजन प्रिपेयर द वे ऑफ द फॉर द फ्रेंच आर्मी। इनकी जो फ्रेंच आर्मी है उसके कंपेन के लिए, उसके इस तरह से उसकी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने लोगों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ द इटली 1790। तो 1790 तक ये इटली तक पहुंच गए इन आर्मीज़ को साथ लेकर। ये जो आर्मी थी फ्रांस की, इन देशों में इन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंच आर्मी बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। तो अपने साथ ये आइडिया जो है नेशनलिज्म का वो लेकर जाते हैं, जहाँ पर भी गए इस आइडिया को इन्होंने साथ में लेकर गए। फिर इसके बाद है द फ्रेंच आर्मी थ्रू द रिटर्न ऑफ मोनार्कल नेपोलियन हैड नो डाउट डेस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो जैसे ही नेपोलियन आता है पावर में तो मोनार्कल सिस्टम को दोबारा ले आता है, डेमोक्रेसी का एंड कर देता है। बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरीज प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। तो लेकिन जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इसके अंदर उसने काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी नई चीज़ें उसने यहाँ पर प्रिपेयर की, नई चीज़ों को लेकर आया है ताकि यहाँ पर क्या है थोड़ा सुधार किया जा सके। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए बाय द नेपोलियन। सिविल कोड ऑफ 1804। देखिए जो नेपोलियन कोड है या जो सिविल कोड है 1804, इसका मतलब क्या बनता है कि ये जो आपका नेपोलियन यहाँ पर रूल कर रहा है, जो भी चेंजेस करेगा, जैसे वेट हो गया, लेंथ होगी, इनकी जो डिस्टेंस होगी, इसका जो मेजरमेंट होगा, या फिर करेंसी के अंदर जो आपका चेंजेस किया जाएगा, या लैंग्वेज वगैरह जो होगी, उन सभी को ये क्या करेगा, मॉडिफिकेशन उसमें करेगा। इन चेंजेस को ही उसने बोला है सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल का मतलब यहाँ पर होता है आपका घर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि नेशन के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, नेपोलियन कोड इनको बोला गया है। डिड अवे द ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। सबसे पहले जो प्रिविलेज दी जाती थी बाय बर्थ, देखिए जैसे कोई किंग है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो सन होगा वो किंग बनेगा। तो अब ये जो प्रिविलेज थी ये इसको हटा दिया गया है बाय द नेपोलियन, और सभी को इक्वल राइट दिए गए हैं। एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू द प्रॉपर्टी। राइट जो प्रॉपर्टी का है वो इसने सिक्योर कर दिया। पहले प्रॉपर्टी का राइट नहीं था फ्रांस के अंदर, बट अब जो है प्रॉपर्टी का राइट भी लोगों को दिया जाना स्टार्ट कर दिया गया है बाय द नेपोलियन। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मोनार्कल ड्यूज। तो जो सर्वडम है, मोनार्कल ड्यूज वगैरह जो दिए जाते थे, सर्वडम का मतलब क्या होता है आपका दासत्व, यानी कि जो दासत्व सिस्टम था। फ्यूडल का मतलब होता है सामंतवादी सिस्टम, जिसमें कि जो लैंड लॉर्ड होते थे, दे आर द ओनर ऑफ द लैंड एंड प्रोवाइड देयर लैंड टू द पीजेंट्स। पीजेंट्स को लैंड देते हैं, बदले में काफ़ी ज़्यादा टैक्स उनसे वसूल कर लेते हैं, बदले में इनको काफ़ी ज़्यादा पैसे इन लैंड लॉर्ड को देने पड़ते थे। तो इस सिस्टम का एंड कर दिया बाय द नेपोलियन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। तो ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। Businessmen and small scale producer of goods in particular began to realize that uniform law, standardized weight and measure, and a common national currency would facilitate the movement of the exchange of goods and capital from one region to another। तो देखिए यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं बाय द नेपोलियन, इन चेंजेस के थ्रू क्या हुआ, एक तो जो बिज़नेस है वो थोड़ा सा ईजी हो गया। अब बिज़नेस कोई भी पर्सन जो है वो बिज़नेस करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन होता था, गिल्ड जो बने होते थे, ग्रुप्स बने होते थे बिजनेसमैन के, अब उनके अंदर कोई भी जो पर्सन है वो एंटर कर सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, बट अब जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन है उसको ही हटा दिया इन्होंने, यानी कि कोई भी जो गिल्ड है नहीं बनाएगा किसी तरह का गिल्ड वगैरह की, यानी कि गिल्ड का मतलब होता है एक तरह से ब्लॉक, ट्रेड ब्लॉक जो होते थे वो नहीं बनाएगा। कोई भी पीपल है जो बिज़नेस करना चाहता है, जो ट्रेड वर्क में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर सकता है। दूसरा, जितना भी आपका जो वेट के मेजर, जो डिस्टेंस वगैरह के जो यूनिट होते थे उनको भी यूनिफॉर्म कर दिया, तो इससे बिज़नेस करना और भी ईजी हो गया है। इन मैनी प्लेसेज सच एज हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल, मेंज, मिलान, वर्सा, द फ्रेंच आर्मी वर वेलकम एज हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी। तो स्टार्टिंग में देखिए जो आपके जितने भी नेशन में जो आर्मी गई फ्रांस की, उनका वेलकम किया गया एज ए हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है यहाँ पर कि जो आज़ादी लेकर आएंगे, आज़ाद उनको कराएंगे। जो डेस्पोटिज्म सिस्टम है, डेस्पोटिक रूलर से हैं, ऑटोक्रेटिक रूलर से हैं, उनसे आज़ाद कराएंगे, तो उनका वेलकम किया गया। बट थोड़े टाइम के बाद जो ये वेलकम था, हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी वगैरह थे, धीरे धीरे से हॉस्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, जब वो देखेंगे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सारे के सारे जो नेपोलियन है वो अपने अंडर में ले लेता है। कोई भी इनको जो पॉलिटिकल राइट है वो नहीं दिए जाते। धीरे धीरे से जो टैक्स है इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे बाय द नेपोलियन, और सेंसरशिप थोपनी स्टार्ट कर देगा। तो धीरे धीरे से जो आपका जो ये
वेलकम था वो धीरे धीरे हॉस्टैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इन बिकम द क्लियर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये डीमेरिट हो जाएगी। नेपोलियन कोड की डीमेरिट क्या है, तो ये क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द डीमेरिट ऑफ नेपोलियन कोड। तो यहाँ पर डीमेरिट दी रखी है आपकी जो पॉइंट आपका 16 से 17 जो है, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी। तो देखिए फोर्सफुली फ्रेंच आर्मी में इन लोगों को मिलाया जा रहा है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं उन रीजन से लोगों को फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जाता है फोर्सफुली। लोग नहीं चाहते बट फिर भी उनको भर्ती किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया से बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली यहाँ से यूरोप भेज दिया गया था। कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, वो पूरे यूरोप को जीतना चाहते हैं। देखिए यूरोप का जो मैप जो है ना, तो यहाँ पर आपका सपोज कीजिए फ्रांस है, इसके साथ ही आपका स्विट्ज़रलैंड है, नीचे की तरफ यहाँ पर इटली है, ठीक है। इस तरह से आपका जर्मनी वगैरह जो नेशन है यहाँ पर है, स्पेन, ये इंग्लैंड है ऊपर की तरफ। तो जो फ्रांस से स्टार्ट हो रहा है वो पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जो आर्मी है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, जहाँ जहाँ पर वो जाते हैं टैक्स बढ़ा दिए। तो ये डिमेरिट हो जाएंगी नेपोलियन कोड की, जो नेपोलियन लेकर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो आपका सेकेंड टॉपिक है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरह से स्टार्ट होता है नेशनलिज्म की प्रोसेस यूरोप के अंदर। सो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम। तो ये छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड थे। डच कैंटन्स वूज रूल देयर ऑटोनोमस टेरिटरी। तो यहाँ पर जो डच पीपल हैं, कैंटन जो है एक ग्रुप है आपका, तो ये लोग यहाँ पर रूल करते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और एक कॉमन कल्चर। और इनका जो कॉमन कल्चर था या इनकी जो आइडेंटिटी थी वो भी कॉमन ही थी, यानी कि अलग अलग पीपल जो थे वो अलग अलग रीजन में रहते थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। एक हैब्सबर्ग एम्पायर जो है, जो सेंट्रल यूरोप है मेनली, दीज आर कंट्रोल्ड बाय हैब्सबर्ग एम्पायर। जो ऑस्ट्रिया हंगरी वगैरह का जो रीजन है आपका, तो थोड़ा बहुत जर्मनी का जो रीजन है, इटली का जो रीजन है, वो हैब्सबर्ग एम्पायर ने अपने कंट्रोल में ले रखा था। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मग्यार। तो एक जो जर्मन रीजन है, हंगरी रीजन है, वहाँ पर आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन मग्यार लैंग्वेज बोलती है, और दूसरी जो है बाकी की जो आधी पॉपुलेशन है स्पोक ए वैरायटी ऑफ डायलैक्ट। तो अलग अलग लैंग्वेजेस वो बोलते हैं यहाँ पर, यानी कि एक ही किंगडम है बट वहाँ की जो लैंग्वेज ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं, कम्युनिटीज़ भी अलग अलग हैं, कॉमन कल्चर उनका नहीं है। तो इसी को हमें क्या करना है, कॉमन एक आइडेंटिफाई देनी है, आइडेंटिफिकेशन में इनको कन्वर्ट करना है कि कॉमन आइडेंटिटी हो सभी की, जितनी भी पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है सभी कॉमन एक फॉर्म में आ जाएँ। फिफ्थ, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर रहेगा आपका, बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप देर ऑल्सो लिव द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर बहुत से अदर ग्रुप जो थे इनके अलावा वो भी यहाँ पर रहते थे। देखिए जिसमें कैंटन्स हो गए, मगयार जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, मगयार हो गए, हैब्सबर्ग जो पीपल्स हो गए, हैब्सबर्ग एम्पायर के जो पीपल हैं वो। तो इस तरह से मेन जो 3 रीजन है उसके अलावा भी बहुत सारे पीपल जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज ए कॉमन एलिगेशंस टू द एम्पर। तो यहाँ पर इन सभी को एकजुट करने वाली जो चीज़ है वो क्या थी, वो एलिगेशंस थी, किंग के अगेंस्ट थे वो सारे के सारे। तो इसलिए ये ही चीज़ है जो इनको एक साथ लेकर आती है बाद में। नेशनलिज्म की स्टार्टिंग जो है वो इसी चीज़ को लेकर होती है कि वो इस सिस्टम को हटाना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपका रूलर है वो गलत है, उसको ही यहाँ से हटाना चाहते थे। सो द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, एमरजेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी, किस तरह से एरिस्टोक्रेसी का या फिर आपके मिडिल क्लास का एमरजेंस होती है सोशली। ये थर्ड टॉपिक रहेगा आपके चैप्टर का, ठीक है। तो हम थोड़ा जल्दी कवर कर रहे हैं ताकि आपकी जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाए। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर आपकी एक एरिस्टोक्रेसी जो आपकी लगभग जिसके अंदर जितने भी किंग वगैरह थे वो आते थे, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लास यहाँ की मानी जाती है, जिसके पास पावर भी है, लैंड भी है, रिसोर्सेज भी हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थी इस कॉन्टिनेंट के अंदर। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ एट द कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। तो यहाँ पर जो पीपल है ना, दे सपोज कि जी जर्मनी है एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ इटली है, या फिर आपके स्विट्ज़रलैंड वगैरह है, हर एक रीजन के अंदर जो आपकी एरिस्टोक्रेसी है वो लगभग इक्वल राइट्स को यूज़ कर रही है। उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कॉमन है सभी की, रीजनल डिवीज़न के होने के बावजूद उनका जो कॉमन लाइफ स्टाइल जो है वो कॉमन है। देयर फैमिलीज़ वर ओपन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि जो फ्रांस का किंग था लुई 16, ही वाज मैरिड विद मैरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस होती थी, उसके साथ उसने शादी की, ठीक है। तो ये आपके जो रीजनल डिवीज़न के जो पीपल्स थे, जो एरिस्टोक्रेसी वर्ग के जो लोग थे या फिर जो रिच पीपल थे, ये
मैरिज के थ्रू एक दूसरे रीजन से बंधे होते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हावेवर न्यूमेरिकली इन स्मॉल ग्रुप। तो देखिए नंबर में काफ़ी कम है। जैसे आप यूरोप का अगर इंग्लैंड का केस लोगे तो वहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो लोग थे वो थे, जिसमें आपके कैथोलिक लोग नंबर में ज़्यादा थे, लेकिन जो कैथोलिक नंबर में कम थे, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट है वो नंबर में ज़्यादा हैं। जो कैथोलिक हैं वो पावरफुल हैं, रिच पीपल हैं, बट जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो पुअर पीपल हैं। तो इसी तरह से आपके जो एरिस्टोक्रेसी हैं ये नंबर में तो बहुत ही कम है, लेकिन ये पावरफुल ग्रुप है, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच पीपल। द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड द एमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेज वोज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। तो एक नए मिडिल क्लास की एमरजेंस यहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाती है, जो मेनली बिजनेस में जो लोग लगे हुए हैं, धीरे धीरे से ये एमरजेंस इनका होता है, धीरे धीरे से इनकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो रही है यूरोप के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए द इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो देखिए 1730 से आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया था, लगभग 1740 या 50 के टाइम पे। सेकेंड हाफ में अगर हम कहें तो 1750 में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग हो गई इंग्लैंड से। और इंग्लैंड ऐसा फर्स्ट रीजन है जहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। कॉटन इंडस्ट्री सबसे पहले यहाँ पर डेवलप की गई, और जो कॉटन इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल के तौर पर इंडिया पर डिपेंड है। ठीक है, बट इन फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ जर्मन स्टेट इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन जो यूरोप है या फिर बाकी के जो रीजन्स हैं यूरोप के, जिसमें फ्रांस भी एक है, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही लेट आया, काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत देखी गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन इट्स वेक नो सोशल ग्रुप कम इनटू बीइंग ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रोफेशनल। तो देखिए एक नई वर्किंग क्लास की एमरजेंस हो जाती है यहाँ पर। अब इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, इंडस्ट्रीज़ अपनी बनानी स्टार्ट कर दी हैं, फैक्ट्री वगैरह लगाई गई हैं यूरोप के अंदर। फ्रांस के अंदर भी इसी तरह से इनकी एमरजेंस होनी स्टार्ट हो जाती है 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ही, फर्स्ट डिकेड्स में ये स्टार्ट हो जाता है यूरोप के अंदर, फ्रांस के रीजन में। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेंड पॉपुलैरिटी। तो इस क्लास की एमरजेंस होने से जो आपकी ओल्ड क्लास है, जिसको एरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं, वो धीरे धीरे से अपनी पॉपुलैरिटी खोना स्टार्ट कर देती है। यानी कि अब जो पावर है धीरे धीरे से न्यू मिडिल क्लास जो है, बिजनेसमैन का जो ग्रुप है, उसके पास जानी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपका जो लिबरल नेशनलिज्म है उसकी स्टार्टिंग होगी। तो आज इस चैप्टर में यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट को। तो जितने भी स्टूडेंट्स 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन इन नोट्स के थ्रू आपकी क्विक रिवीजन आप कीजिए। इसके बाद एक सीरीज़ जो है आपकी पूरे के पूरे चैप्टर की हम लेकर आएंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो इन नोट्स के थ्रू रिवाइज कीजिए अपने चैप्टर को, आपकी स्टडी ख़राब ना हो, तो इसलिए नोट्स की प्रिपेयर किए हैं। स्टूडेंट्स ऑल्सो सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ होंगी आपका उसको लिंक जो है एक्टिवेट मिल जाए, पहले से ही आपको लिंक उसको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।